मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बेटे एक नए चैप्टर की शुरुआत करने, नया लेक्चर, न्यू लेक्चर दैट वी हैव टू स्टार्ट विद, दैट इज लेक्चर नंबर 3. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 2 lectures in chapter number 5, and that when I say chapter number 5 it means asset investment decisions and capital rationing. बेटे इसमें हमने 3 बड़े बड़े मुद्दों की बातें डिस्कस करनी है। मैंने लास्ट के 2 लेक्चर्स आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दिए, और जो स्पेशली सेकंड लेक्चर था वो मैंने कट पेस्ट किया था। लेकिन द पॉइंट इज कि मैं वो बताना इसलिए चाहता था कि आपको थोड़ा सा और ज्ञान प्राप्त हो जाए लीज वर्सेस बाय में। तो मैंने एक जनरल लेक्चर आपके सामने रखा। मैं अभी हल्का सा थोड़ा सा बताऊंगा कि आपको उसमें और थोड़ा सा वेरिएशन क्या करना है। In lecture number 1, I have told you what I mean by lease, what I mean by buy, what I mean by lessor, what I mean by lessee, who is the borrower, who is the lender. मैंने ये सभी बातों को एक्सप्लेन किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ आपको और भी बताना चाहता हूं, और मैं बताना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे इंटरनली आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो मैंने क्या किया, लेक्चर नंबर 2 आपके बीच में डाला और आपको कहा कि आप इस लेक्चर को भी ध्यान से देखें और जो केस स्टडी मैंने कराई है उसको प्रैक्टिकली करें। बेटे कहते हैं जब हम केस स्टडीज करते हैं खुद कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। मैं अभी देखिए आपको स्प्रेडशीट से कुछ भी नहीं बताया, मैं आपको आई विल बी डूइंग द क्वेश्चन फ्रॉम स्प्रेडशीट आल्सो, बट द पॉइंट इज आपको स्प्रेडशीट में फिर थोड़ा सा और टाइम वेस्ट होगा यार। कैलकुलेटर से जब सब काम हो रहा है, मैंने दोनों से कराना है। आई विल बी डूइंग विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर एज वेल एज द स्प्रेडशीट, बट अभी कैलकुलेटर से जब काम चल रहा है तो पहले एक बार कैलकुलेटर से दिमाग में वो सारा बसा तो लो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। स्प्रेडशीट से भी कराऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। रजिस्टर पहले तो ओपन कर लीजिए। ग्रेट, गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 3, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने चैप्टर नंबर 5 में लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट कर रहा हूं। एंड द चैप्टर नंबर 5 F9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज एसेट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड कैपिटल राशनिंग सिचुएशंस। बेटे मैं कैपिटल राशनिंग की बातें बताऊंगा, लिमिटिंग फैक्टर्स की बातें बताऊंगा, की फैक्टर की बातें बताऊंगा। आई एम फुल्ली एक्साइटेड फॉर चैप्टर नंबर 5। आप ये समझ लीजिए कि मैं खाना भी खाता हूं तो चैप्टर नंबर 5 को खाता हूं, इतना मुझे पीएचडी मालूम है इन स्पेसिफिकली इन चैप्टर इन दिस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, मैं जिस तरह से करा रहा हूं, जैसे करा रहा हूं, आपको 100% प्लस दूंगा कवरेज में, उसकी टेंशन नहीं है। बट हाँ, आप ये समझ लीजिए आप रिसीविंग मोड में होने चाहिए। आपको जो मैं कहूं, जैसे मैं कहूं, करते जाइए बस इन्हीं बातों के साथ। बड़ी प्यारी सी बात है, नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। आप जब तक हारे नहीं है, जब तक आप मन से नहीं कोशिश करना नहीं छोड़ते, लड़ते रहिए, जीत मिलेगी यार। क्यों नहीं मिलेगी? कितनी बार वो चींटी गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है दीवार में, एंट आखिरी में चढ़ जाती है ना। आप ये बताओ, जब आपने साइकिल सीखना, स्विमिंग सीखना, चलना सीखा, बोलना सीखा, तो कितनी बार गलत करते थे, लेकिन आप में एक क्वालिटी थी कि आप प्रैक्टिस करते रहते थे, लगातार करते रहे, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी। हो गया, ऐसे ही F9 हो जाएगा। क्यों घबराया? कोई बहुत बड़ी चीज है स्किल लेवल। आप अगर नॉन कॉमर्स से भी हैं तो क्या हो गया, आर्ट्स वाले बच्चे कर रहे हैं, तो आपने अपने मन में ये विचार नहीं लाना है कि मैं नॉन कॉमर्स हूं, मुझे मुश्किल आएगी। तो भगवान कहता तथास्तु, फिर वही होगा जो तू सोचता है। तो आपको अपने थॉट्स, बिकॉज थॉट्स बिकम रियलिटी, योर वर्ड्स बिकम रियलिटी, तो आपको वही सोचना जो आपको चाहिए, बिकॉज वो हकीकत में बदल जाएगा। आइए इन सभी बातों के साथ मैं चाहता हूं कि आप कैप्लॉन, मैंने तो खोल भी ली बेटे, आप कैप्लॉन बाहर निकाल लीजिए, और मैं आज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 करूंगा। बट उससे पहले एक बात छोटी सी कहना चाहता हूं कि जो लास्ट लेक्चर नंबर 2 में आपने देखा, मैंने क्या किया, मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा मैं एक बार एनालिसिस करना चाहता हूं लेक्चर नंबर 2 का, सो दैट कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट और मैं क्लियर करा पाऊं। बट इन द लास्ट लेक्चर नंबर 2 specifically which we have discussed, and in that lecture we have seen that we, in that case study, we are given with 2 options. One is the lease option and second is the buying option. When I say buying, it means borrowing. It means borrowing option. It means I am taking a loan and then I am repaying it along with the interest. And the point is, I don't know whether you have seen or not, whether you have noticed it or not, मैं लेकिन बता रहा हूं। आपको पता है हमारे स्टेप नंबर 1 में क्या कैलकुलेट करते हैं? हम कैश आउटफ्लोस कैलकुलेट करते हैं, कैश इनफ्लोस कैलकुलेट करते हैं,
और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके उसकी प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट कर देते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर आप केस स्टडी नंबर जो लेक्चर नंबर 2 की केस स्टडी को चेक करें तो बेटे आई हैव नॉट गिवन यू ट्रेडिंग कैश इनफ्लोस। मैंने उस क्वेश्चन में आपको ट्रेडिंग कैश इनफ्लोस और आई विल से ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोस आर नॉट स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। ये दोनों दी ही नहीं हुई थी बेटे, दीज आर नॉट गिवन। अब सवाल आता है कि neither in the lease option nor in the buying option I have not discussed, I have not taken into account, rather I have just calculated the cash outflow in lease option and I have calculated the cash outflow in the buying option, and the outflow which is there less in whichever the option I have recommended that, I have proposed that, I have accepted that. तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि आपको मैंने बताया था there are 3 steps in an investment appraisal right from lecture number 1, chapter number 1, chapter number 2, sorry, that one, firstly you have to calculate cash outflow, then you have to calculate cash inflow, then you have to calculate the present value factors, and cash inflow is equal to 2 parts. One is operating plus terminal. Operating can be calculated by 2 methods: profit after tax plus depreciation, or after tax, cash profits प्लस टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन। आई थिंक ये सारी बातें हमने बहुत बार डिस्कस की हैं। अभी हम क्या करेंगे, कैप्लॉन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, हम कैप्लॉन के एग्जामिनेशन किट भी करेंगे। बट मैं चाहता हूं कि पहले एक बार आप अपने आप ट्राई करेंगे ना, और उसके बाद मेरे लेक्चर्स को देखेंगे, मेरे से डाउट्स पूछेंगे, तो आपके माइंड में ज्यादा बातें इंप्लीमेंट हो जाएगी। अच्छा चलिए, अभी मेरी पहले जो मेरा मुद्दा है मैं उसको बताना चाहता हूं। मैं अभी इस समय लेक्चर नंबर 2 जो लास्ट लेक्चर मैंने कॉपी पेस्ट किया और आपने उसको देखा, इन केस यू हैव सीन द केस स्टडी, अगर आपने उस केस स्टडी को किया हो तो मैंने उस केस स्टडी में, उस लेक्चर में मैंने ये बताया कि देयर आर 2 ऑप्शंस, वन इज द लीज एंड सेकंड इज द बाइंग. What are the features of the lease and what are the features of the buying? Because in case of lease, you are not the owner, and as per European tax laws, as per US tax laws, as per Indian tax laws, if you are not the owner, you cannot claim the depreciation. So in case of lessee, the user cannot claim the depreciation, rather you are paying the lease rent on that. You are paying, आप उसमें किराया दे रहे हो, क्योंकि एसेट आपका है ही नहीं। जब एसेट ही आपका नहीं है तो फिर डेप्रिसिएशन किस बात की? तो हमने डेप्रिसिएशन का बेनिफिट और टैक्स बेनिफिट नहीं लिया लीज के केस में। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखें, बाइंग के लीज में रहते, चलिए अभी पहले एक बार लीज में रहते हैं। लीज में आपने एक बात तो यह है कि डेप्रिसिएशन को कंसिडर नहीं किया, बिकॉज यू आर नॉट द ओनर ऑफ द लेजर, यू आर नॉट द ओनर ऑफ द एसेट। सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं, फिर भी बताऊंगा बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी आप प्रिपेयर करते हैं तो हम यहां पे लिखते हैं इनकम्स और यहां लिखते हैं एक्सपेंसेस। अगर इफ आई प्रिपेयर इन टेबुलर फॉर्म, बिकॉज टेबुलर फॉर्म में क्या है, जल्दी समझ आया था इसलिए मैं टेबुलर फॉर्म में बनाता हूं, और यहां पर आप कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट। मैं अब आपके सामने 2 सिचुएशंस रख रहा हूं, आपने ध्यान से देखनी है वो सिचुएशंस। पता है तब भी, नहीं पता बताई हुई है तब भी, नहीं बताई तब भी, ध्यान से देखना है। मैं इफ आई पुट $1 lakh और £1 lakh एज माय इनकम, and if I put 60,000 as my operating expense, getting my point, cost of goods sold, and मैंने यहां पर लीज रेंट भी अलग से रख दिया $10,000 का, £10,000 का। सपोजिंगली मैंने लीज रेंट को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इंक्लूड नहीं किया था, तो स्पेसिफिकली सेपरेटली दिखा दिया, क्योंकि मुझे लीज रेंट के बारे में बताना था, तो जान के मैंने उसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में इंक्लूड नहीं किया, उसको सेपरेट लिख दिया, लीज रेंट $10,000। अब आप ये बताइए जी प्रॉफिट कितना होगा? Profit will be, I think profit will be $30,000, profit before tax, and tax, supposingly tax rate is 30%, so it comes to $9,000, so profit after tax will be $21,000. I think आप मेरे साथ हैं, मेरे साथ रहना, क्योंकि आने वाले 10 मिनट बड़े प्रीशियस है बेटा। अच्छा, मैं अज्यूम करता हूँ, सपोज करते हैं, एक सेकंड के लिए हम अज्यूम करते हैं कि मैं एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको कुछ बात समझाने के लिए एक और बना रहा हूं, और उसमें भी इनकम लिख रहा हूं, और उसमें भी एक्सपेंसेस लिख रहा हूं, और उसमें आई हैव रिटन 1 lakh as my income and I have written $60,000 as my cost of goods sold, but in this I am not writing down lease rent, मैं lease rent नहीं लिख रहा। अच्छा, जब मैं lease rent नहीं लिख रहा हूं तो आप ये बताइए इस केस में प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा? बेटे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 40,000 और टैक्स आएगा 12,000, 30% of 40, and profit after tax will be 28,000. Just have a look on this. If I see the difference, I have already told you this concept, but still मुझे लगा कि मैं एक बार दोबारा बताऊं, आपको ज्यादा समझ आएगा। ये देखिए, अगर आप डिफरेंस देखें
21,000 और 28,000, it means if I see the difference in the first case of the profit after tax and second case, there is a difference of 7,000. But if I see the difference in the expense, the expense difference is of 10,000 because in this I have taken lease rent and और यहाँ पर मैंने lease rent नहीं लिया. मतलब lease rent की वजह से या difference in the expense, deductible expense की वजह से 10,000 का difference है. But profit में difference आपकी जेब से एक्चुअली में 7,000 रुपए गए जबकि आपने दिए 10,000. वो इसलिए हुआ जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था. आपने यहाँ देखिए आपने टैक्स यहाँ 9,000 दिया और यहाँ पर आपने टैक्स 12, यहाँ पर टैक्स आपने 12,000 दिया. इट मींस आपने यहाँ पर टैक्स कम दिया इसके कंपैरेटिवली. इट मींस ये जो 10,000 रुपए का आपने लीज रेंट पे किया एक्चुअली में आपने ये 10,000 का लीज रेंट पे ही नहीं किया, आपने 7,000 का लीज रेंट पे किया. तभी तो डिफरेंस आ रहा है 7,000 का. अगर मैं 7,000 का नाम देना चाहूं तो मैं कहूंगा दिस 7,000 इज आफ्टर tax lease rent. And if I want to name 10,000, I will say it is before tax lease rent. आराम से, कुछ मुश्किल है नहीं. वैसे ये बात मैंने पहले भी बताई थी और मैं ये कह सकता हूं और ये भी कह सकता हूं that this is tax saving. 3,000 is tax saving on lease rent. I think these figures are clear, very much clear to you. If I want to write down symbolically, अगर मैं इसको symbolically लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं. ऐसे I can do like this also. 7,000 is equal to 10,000 minus 30% of 10,000. बोलो दोस्त, लिख सकते हैं या नहीं? इसको ऐसे भी कर सकता हूं. 10,000 अगर कॉमन ले लूं तो 1 minus 30% को मैंने 0.30 लिख दिया. इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं. After tax, I can write it down in words also. After tax, lease rent is equal to before tax lease rent into 1 minus tax. कैप्लान में बीबीबी ने उन्होंने इसको डायरेक्टली यूज किया बट एक्सप्लेन नहीं किया कि दैट व्हाई दे आर टेकिंग आफ्टर टैक्स. भूपेश आनंद ने आपको एक्सप्लेन किया दूसरी बार कि दैट व्हाई इन केस ऑफ लीज ऑप्शन. दोस्तों एक बात, इस बात को ध्यान से सुनना है जो मैं कहने जा रहा हूं. मैंने आपको एक बात ये बताई, यू आर अ फाइनेंस मैनेजर, you have two options. One is the lease and second is loan. I will say loan कह दें, buy कह दें, borrowing कह दें, कुछ भी कह सकते हैं, और ownership कह दें because you are buying it, so you are the owner. If I see in the lease, अगर मैं लीज को देखना शुरू कर दूं तो एक बात समझ आती है कि no doubt lease rent is a cash outflow. It is a किराया which you have to pay. बट द पॉइंट इज, ये जो किराया आप देते हैं एक्चुअली में देते तो उतना ही है जितना आपके पास है जो आपको देना है. बट द पॉइंट इज कि एक्चुअली में आपकी जेब से अगर आप फाइनेंस मैनेजर की नजर से देखें तो आप उतना नहीं दे रहे जितना एक्चुअली में पे कर रहे हैं. आप उतना नहीं दे रहे जितना आप एक्चुअली में पे कर रहे हैं. तो लीज रेंट, बेटा लीज रेंट जो है, आपने जैसे मैंने अभी भी कहा $10,000 का दिया या 10,000 रुपीज का दिया या डॉलर्स का दिया या पाउंड्स का दिया, कुछ भी दिया, आपने एक्चुअली में 7,000 दिए. तो आपको जब भी लीज ऑप्शन को ऑप्ट करना है तो आप वहां पर लीज रेंट बिफोर टैक्स नहीं देखेंगे. आपके लिए एक्चुअल कैश आउटफ्लो इज आफ्टर टैक्स लीज रेंट. कैश आउटफ्लो आपके लिए एक्चुअली में आफ्टर टैक्स लीज रेंटल्स है. तो इस बात का ध्यान रखना है, हम जब भी आउटफ्लो कैलकुलेट करेंगे लीज ऑप्शन में हम आफ्टर टैक्स लीज रेंट देखेंगे, बिफोर टैक्स नहीं देखेंगे, बिकॉज टैक्स की छूट मिलती है और टैक्स का बेनिफिट आप एंजॉय करते हैं. दूसरी बात, लीज ऑप्शन में आपने डेप्रिसिएशन को कंसिडर नहीं करना. यू विल नॉट कंसिडर डेप्रिसिएशन बिकॉज as per European tax laws, as per US tax laws, you are not the owner. When you are not the owner, how you can claim the depreciation? Depreciation की एक सबसे प्री कंडीशन है कि आपका मालिकाना हक, you should be the owner of that. ठीक है सर, ये बात समझ आ गई सभी को. अच्छा, जब डेप्रिसिएशन ही नहीं देखेंगे, जो अब आप मालिक ही नहीं है, तो आपको उसकी कोई स्क्रैप वैल्यू का भी हक नहीं है. यू विल नॉट एंजॉय एनी बेनिफिट ऑफ द स्क्रैप वैल्यू. मतलब रिलायजेबल वैल्यू, मतलब जो कबाड़ी वाला पैसे देगा, मतलब रीसेल प्राइस. ठीक है सर. अब मैं अगर लोन ऑप्शन की बात करूं, बेटे लोन ऑप्शन में आपने क्या किया था, एक तो प्रिंसिपल लिया था. प्रिंसिपल मींस लोन अमाउंट.
अच्छा, जो प्रिंसिपल होता है ना और जो लोन अमाउंट होता है उसको रीपे करना कंपलसरी होता है, दैट हैज टू बी रीपेड। अच्छा, जब रीपे करते हैं तो डिपेंड करता है कि बैंक का लोन एग्रीमेंट क्या है, आपका बैंक लोन एग्रीमेंट क्या है। इट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द लीज इन द लोन एग्रीमेंट, दैट व्हाट इज अ लोन एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन। बैंक मतलब आपने एचडीएफसी से लोन लिया और आप रामलाल हैं, अपोलो टायर्स हैं, तो आपका एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है। नाउ यू हैव टू रीपे, नाउ यू हैव टू रीपे, यू नो, यू हैव टू रीपे ईदर इन फिक्स इंस्टॉलमेंट्स और इन लमसम, जैसे भी एग्रीमेंट करेंगे आप। जनरली लोग क्या करते हैं, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स और इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स देते हैं। अब इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो समझनी है, एसीसीए, कैप्लॉन और बीबीबी ने जो फॉलो किया वो बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं आपसे ये कह रहा हूं, इन केस ऑफ बाइंग ऑप्शन, इन केस ऑफ लोन ऑप्शन, फर्स्ट पॉइंट इज, आप जब भी लोन का अमाउंट लेते हैं दैट हैज टू बी रीपेड along with principal and along with interest। अच्छा, कैप्लॉन में मैंने देखा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी देखा और एग्जामिनेशन किट में भी देखा और बीबीबी के वर्कबुक में भी देखा, है क्या कि उन्होंने जो प्रिंसिपल की रीपेमेंट है, उन्होंने जो प्रिंसिपल की रीपेमेंट है स्टार्टिंग में ही ले लिया। मतलब जो उन्होंने अज्यूम किया कि वो T0 में लोन लेकर उन्होंने T0 में, मतलब प्रिंसिपल की रीपेमेंट उन्होंने इग्नोर कर दी है, कहने का मतलब है और उसको आउटफ्लो मान लिया 0 पीरियड का। लॉजिकली स्पीकिंग, जैसे मैंने आपको लेक्चर 2 की केस स्टडी में कराया था कि प्रिंसिपल इक्वल 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 आउटफ्लो होती है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर से एज पर द एग्रीमेंट। बट मैंने सारे क्वेश्चंस देखे बेटे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एग्जामिनेशन किट, बीबीबी वर्कबुक, उन्होंने क्या किया कि इस प्रिंसिपल को दे हैव अज्यूम्ड एज अ कैश आउटफ्लो ऑफ T0। उन्होंने इसको T0 की आउटफ्लो ही मान लिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, दूसरी बात, जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे उन्होंने इंटरेस्ट को भी कंसिडर अलग अलग नहीं किया, रादर दे हैव टेकन द इफेक्ट ऑफ सेम। इन सब का इफेक्ट उन्होंने कहा लिया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स कैलकुलेट करते समय, मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को कह दिया इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स। इट मींस दे हैव टेकन, बिकॉज इंटरेस्ट का, और मैंने आपको बताया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी में दैट इंटरेस्ट एंड द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, डिस्काउंटिंग रेट, दे हैव द डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो उन्होंने उस चीज में भी इंटरेस्ट फैक्टर को कंसिडर कर लिया। इंटरेस्ट, यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं भूपेश आनंद आपके सामने खड़ा हूं, मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस जो भी हम क्वेश्चंस अब करेंगे लीज वर्सेस बाइंग में, उसमें अगर आप लोन ऑप्शन में है, बाइंग ऑप्शन में है, लोन लेकर आपने एसेट परचेज किया है, तो एक तो आप प्रिंसिपल पेमेंट को आप आप पहले ही मान लेंगे 0 पीरियड में आपने प्रिंसिपल पेमेंट रीपे कर दिया। दूसरी बात, इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट को उन्होंने क्या किया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ ही इफेक्ट ले लिया। जैसे मैंने इसके ऊपर 2-3 बातें लिखी हैं, अगर आप लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक सेकंड के लिए मैं उस स्लाइड में आ रहा हूं बेटे, आप इसको एक बार लिख लें, बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें लिखी है। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट प्रोसेस वी विल फॉलो व्हाइल कैलकुलेटिंग एनपीवी फॉर बोरिंग दिस, एक बार लिखेंगे, मैं एक सेकंड में आ रहा हूं, आप एक सेकंड लिखिए, मैं आ रहा हूं एक सेकंड में। मैंने लिखा जी, नाउ फ्रेंड्स, व्हाट प्रोसेस वी विल फॉलो इन कैलकुलेटिंग एनपीवी फॉर लोन बोरोइंग ऑप्शन। बिकॉज लीज ऑप्शन तो ठीक है, जैसे मैंने बताया लीज ऑप्शन में लीज रेंट लेते हैं और लीज रेंट बिफोर टैक्स ना लेके आफ्टर टैक्स लेते हैं, दैट इज ओके। डेप्रिसिएशन तो वैसे भी नहीं लेते और उसमें कोई रीपेमेंट तो करनी नहीं होती, इंटरेस्ट का चक्कर भी नहीं है। तो बेसिकली आपको बाइंग ऑप्शन में, लोन ऑप्शन में ध्यान रखना है थोड़ा सा जो मैं कहने जा रहा हूं, बिकॉज एसीसीए, बीबीबी, कैप्लॉन ने उसी टेक्निक को यूज किया है, लॉजिकल है। अभी मैं बताऊंगा क्यों लॉजिकल है, पहले एक बार लिख लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, द प्रोसेस व्हिच वी विल बी फॉलोइंग इन कैलकुलेटिंग एनपीवी फॉर लोन बोरिंग बाइंग ऑप्शन। मैंने कहा ना, आपने मानना है कि आपने 0 पीरियड में ही बाय किया क्योंकि आपने लोन लिया, आपने लोन लिया और उसको
फॉर एग्जाम्पल अपोलो टायर्स है, आपके पास पैसे नहीं है, आपने एचडीएफसी से लोन लिया और जर्मन कंपनी को पे कर दिया, तो आप अपोलो टायर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यू आर अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ अपोलो टायर, तो आपकी जेब से तो आउटफ्लो पहले जीरो पीरियड में हो गया। जर्मन कंपनी को क्या मालूम है कि वेदर यू हैव बोरोड इट और नॉट फ्रॉम एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और यू हैव गिवन फ्रॉम योर ओन पॉकेट, यू हैव पेड देम, सो योर आउटफ्लो इज इन द जीरो पीरियड। यू गेटिंग माय पॉइंट? हेंस आउटफ्लो, प्रिंसिपल की रीपेमेंट आप ईयर वाइज नहीं करेंगे, और इंटरेस्ट की रीपेमेंट का इफेक्ट मैंने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैलकुलेट करते समय ले लिया। Hence, I will not consider the principal. Rather, I will only see that cash outflow is in the zero period. And second is the effect of interest. No doubt, when I have taken a loan, I have to pay the interest. तो interest तो मुझे देना पड़ेगा, लेकिन मैंने interest को क्या किया, उसका effect present value factor में डाल दिया। अभी देखते हैं, its effect has been taken into account in calculating present value factors. आप सभी, मैं फिर रिपीट करता हूँ बेटे, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 का ये सार है, समरी है, बादाम रोगन है। अगर आपने ध्यान से कर लिया ना, तो सच कह रहा हूं आपको, लॉजिकली आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे, ट्राई योरसेल्फ 1, ट्राई योरसेल्फ, समझ आ जाएंगे। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट प्रोसेस वी विल फॉलो इन कैलकुलेटिंग एनपीवी फॉर लोन और बोरिंग ऑप्शन T0, I1, I2, I3, I4, its effect will be taken into account in calculating present value factors. इसका इफेक्ट हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को निकालते समय लेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। डिस्काउंटिंग रेट, जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको, डिस्काउंटिंग रेट कह दें, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कह दें, इन्फ्लेशन रेट कह दें, है ना, कुछ भी कह सकते हैं। जो हम फैक्टर लेते हैं उसको कैसे लेंगे? इंटरेस्ट रेट, तो जो आप पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल विच यू आर पेइंग टू योर एचडीएफसी, लेट इट बी 12%, लेट इट बी 13%, तो मैं उस रेट को लिखूंगा। मान लेते हैं 13% है, और मान लेते हैं 40% का टैक्स का रेट है, तो मैं यहां पर कंसिडर कितना करूंगा, मैं बताऊं आपको, 13 into 60%, दैट कम्स टू 7.8। इट मींस माय डिस्काउंटिंग रेट विल बी 7.8%। तो मैंने नीचे इसका आउटफ्लो भी बनाने का एक फॉर्मेट लिखा है। बेटे बड़ी मेहनत की है, मैं क्या बताऊं, आप अगर फॉर्मेट बना लेंगे तो आने वाले क्वेश्चंस बड़े प्यार से होने वाले हैं। फॉर्मेट ऑफ कैश आउटफ्लो इन लोन ऑप्शन, फॉर्मेट ऑफ कैश आउटफ्लो, फॉर्मेट ऑफ कैश आउटफ्लो इन लोन ऑप्शन और बाइंग ऑप्शन और यू नो बोरिंग ऑप्शन। एसेट को मैंने कहा ना, जीरो पीरियड में ही आउटफ्लो मान लेंगे, जितनी वैल्यू है परचेज वैल्यू उसकी। तो फिर फर्स्ट ईयर में डैश, सेकंड ईयर में डैश, थर्ड ईयर में डैश, फोर्थ ईयर में डैश। अच्छा, जब हमने पहले ही मान लिया तो फिर हम प्रिंसिपल की रीपेमेंट नहीं करेंगे। आप चेक करो, मैं कहीं पे भी प्रिंसिपल की रीपेमेंट कर ही नहीं रहा। अच्छा, जब हमने ये मान लिया तो फिर इंटरेस्ट की रीपेमेंट भी नहीं कर रहे, क्योंकि इंटरेस्ट का इफेक्ट हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स में ले लिया। इसका मतलब मैं खाली एक ही चीज कंसिडर करूंगा, दैट इज टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन फर्स्ट जीरो पीरियड में तो होगी नहीं, और वो डिपेंड करता है कि वो एक साल एरियर में या पहले है। मतलब यहां पर लेंगे, यहां लेंगे, यहां लेंगे और यहां लेंगे, और लास्ट में टर्मिनल कैश इनफ्लो अगर होगा तो, मतलब इफ आई एम सेलिंग द एसेट, यू नो, I have to calculate that resale price is my cash inflow, because in case in this case I am the owner, and I will be getting that amount resale price at the end of the 5th year or at the end of the project. So these will be the cash outflows. तो बेटे बड़ा easy है, मुश्किल नहीं है। अभी मैं क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। और एक लास्ट पॉइंट जो कहना चाहता हूं, बस मेरे मन की बात आप सुने, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। बेटे आप फाइनेंस मैनेजर हो, आपको मैंने चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में और चैप्टर 3 में ये बताया था दैट यू विल ऑलवेज टेक रेलेवेंट कैश फ्लोस, you will take relevant cash flows, you will take relevant cash flows, let it be inflow or let it be outflow. So in this case अगर आप देखें तो इन दिस केस लीज भी है और बाइंग ऑप्शन भी है। अच्छा, आप चाहे लीज में ले या बाय करें, क्या एसेट को पता है कि आप उसको कैसे लेकर आए हो? मतलब अगर किराए में लाए हो तो नखरे करके चलेगा, और अगर आपका अपना तो जल्दी चलेगा? नहीं बेटे, उसमें तो सोल ही नहीं है, स्पिरिट ही नहीं है। उसको क्या पता आप उसको लीज में लाए हो या उसको बोरो करके लाए हो। इसका मतलब उसकी प्रोडक्शन दोनों केसेस में सेम होगी, उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है दोनों केसेस में सेम होगी। इसका मतलब उसका जो ट्रेडिंग कैश इनफ्लो है दोनों केसेस में सेम होगा। इसका मतलब उसका जो ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो है दोनों केसेस में सेम होगा।
तो आपको पता है जब दोनों ऑप्शंस में कोई चीज सेम रहती है तो दैट इज नॉट रेलेवेंट, दैट इज टू बी इग्नोर्ड। इसलिए मैंने केस स्टडी नंबर लास्ट क्लास लेक्चर 2 में जो केस स्टडी किया, या जो आज मैं टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करूंगा कैप्लॉन के, I will not consider the cash inflows, I will not consider the sales, and rather they have also not given, उन्होंने दिया भी नहीं है। मैंने कहा अगर दिया भी होता तब भी नहीं करेंगे क्योंकि वो मेरे लिए बेकार की चीज है। इन बातों के साथ मैं चल पड़ा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। मैं भूपेश आनंद आपके सामने इस समय कैप्लॉन का क्वेश्चन को खोल रहा हूं और आपके लिए मैंने कैप्लॉन सामने रख भी दी। आप चेक कर लीजिए दोस्तों, आपके पास कैप्लॉन है तो आप निकाल लीजिए, हार्ड कॉपी होना कंपलसरी है। फर्स्ट पॉइंट ही उनका लीज वर्सेस बाय का है। अब इन्होंने नो डाउट बड़ा अच्छा बनाया, बट द पॉइंट इज कुछ ऐसी बातें जो इनसाइट है, डेप्थ है, हाइड हुई हुई, उनको डिग आउट करना भूपेश आनंद का काम है बेटे। मैंने उनको डिग आउट किया, इन सभी बातों को मैंने समझा, और उन्होंने देखिए सब कुछ लिखा ही हुआ है, तो आप इजीली आप पढ़ेंगे तो आपको लॉजिकली सारी बातें आप समझ आ जाएंगी कि क्या लिखा है। ठीक है जी, पहले थोड़ी सी हैवी लग सकती है। तो मैं भूपेश आनंद इस लेक्चर नंबर 3 में एक तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहा हूँ और एक टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको काफी हद तक बातें क्लियर होंगी अगर आप पहले से ईमानदारी से बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे और आप इसको ऑलरेडी यू हैव रेड दैट, यू हैव ट्राइड दैट, बल्ले ही बल्ले हो जाएगी यार, मजे ही मजे, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। आइए, लेट्स हैव अ जर्नी। अ कंपनी हैज ऑलरेडी डिसाइडेड टू एक्सेप्ट अ प्रोजेक्ट। वो कहता है ये कंपनी है जिसने मान लिया, जिसने डिसाइड कर लिया कि हम ये प्रोजेक्ट करेंगे। अच्छा, बस खाली वो कंसिडर कर रहा है कि उसको फाइनेंस कैसे करें, एंड यू आर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ दैट कंपनी, यू हैव टू गिव द रिपोर्ट टू द फाइनेंस टू द टॉप मैनेजमेंट दैट फ्रॉम वेयर हाउ यू कैन गेट इट फाइनेंस। ओके, द एसेट कुड बी लीज्ड ओवर 4 years at a rental of 36,000 per year। बेटे जो बुद्धू फाइनेंस मैनेजर है ना उसके लिए तो $36,000 ही जा रहे हैं, लेकिन जो समझदार फाइनेंस मैनेजर है उसके लिए 36,000 नहीं जा रहे, उसके लिए कुछ कम जा रहे हैं। बिकॉज अभी अभी हमने सीखा दैट लीज रेंट इज अ कैश आउटफ्लो। It means after tax lease rent is to be considered while calculating the decisions. The relevant cash outflow is not 36,000, rather relevant cash outflow is 36,000 minus tax saving on 36,000. The net figure which I will be getting, that is your relevant cash outflow, and tax payable is 30%, 1 year in arrear। वो कहते हैं जी टैक्स हम ना 1 साल के बाद देते हैं, मैंने बताया था आपको यूरोपियन टैक्स लॉस में 1 साल के बाद हम टैक्स देते हैं। तो पोस्ट टैक्स, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज 10%। इट मींस इन लीज वर्सेस बाय वी विल ऑलवेज कंसीडर पोस्ट टैक्स। एक बात को समझना ध्यान से, हम हमेशा पोस्ट टैक्स लेते हैं क्योंकि इंटरेस्ट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस, और जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है और जो इंटरेस्ट होता है उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। गेटिंग, आराम से क्वेश्चन पढ़िए, मैंने बड़ी मेहनत की है बेटे, फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया। अच्छा, इसको ना स्प्रेडशीट से भी करेंगे, बट मैं आपको अभी रिकमेंड नहीं करूंगा बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को स्प्रेडशीट से करना। अदरवाइज आप सीधा कैलकुलेटर से कर सकते हैं, और आराम से सिंपल कैलकुलेटर से मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा और आपको पता भी चलेगा कितनी बार प्रेस किया है, ऊपर आ जाता है। तो आप पहले पढ़ें, फिर बाकी की बातें हम करते हैं। चलिए जी, मैं चाहता हूं कि आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन एक बार और आपके सामने क्या वो है, इसलिए मैं इस समय अपने हैंड रिटन स्लाइड्स पे आ चुका हूं। फ्रेंड्स, ऑलवेज प्रिपेयर अ टाइमलाइन। मैंने कहा जी दोस्तों, हमेशा समय समय की रेखा, समय की रेखा जरूर प्रिपेयर करें। ऑलवेज प्रिपेयर अ टाइमलाइन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। मैंने कहा जी अच्छी चीज समझने के लिए, ज्यादा समझने के लिए आपको टाइमलाइन प्रिपेयर करनी चाहिए। ये तो सभी क्वेश्चंस में लेक्चर चैप्टर नंबर 2 से ही कहता आ रहा हूं। ठीक है सर, मैंने टाइमलाइन प्रिपेयर की, मैंने कहा जी 30% का टैक्स का रेट है और कॉस्ट ऑफ फैक्टर 10% है, वो पोस्ट टैक्स है, नहीं होता तो पोस्ट टैक्स कर देते। लीज वर्सेस बाय में इस बात का ध्यान रखना है दैट योर डिस्काउंटिंग रेट, योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड ऑलवेज बी पोस्ट टैक्स। एसेट्स को आप 36,000 4 ईयर में ले रहे हैं एंड यू हैव टू पे इन द बिगिनिंग। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया। 36,000 पेबल एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, ये लिखा हुआ बेटे, इट इज टू बी पेबल एट बिगिनिंग ऑफ ईयर, मतलब T1 में नहीं, T1 के बिगिनिंग में। T1 का बिगिनिंग मतलब T0, T2 का बिगिनिंग मतलब T1,
T3 का बिगिनिंग मतलब T2, T4 का बिगिनिंग मतलब T3। बिगिनिंग का मतलब आप समझते हैं, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आइए लिख रहे हैं नोट नंबर 3, लीज रेंट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस। आज के लेक्चर की जब मैंने स्टार्टिंग की तो आपको सबसे पहले यही बात बताने की कोशिश की दैट लीज रेंट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस। सो एक्चुअल कैश आउटफ्लो, तो एक्चुअली में जो आपकी जेब से जाता है, हाथी के दांत दिखने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। मतलब जो बाहर निकल रहे होते हैं उससे वो खाना नहीं खाता, वो दिखाने के लिए होते हैं। उसके अंदर भी दो दांत होते हैं जिससे वो खाना खाता है। इसका मतलब लीज रेंट दिखने में कुछ और है, लेकिन एज अ फाइनेंस मैनेजर खाने में कुछ और है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लीज रेंट टू 1 माइनस टैक्स। इट मींस यू हैव नॉट पेड एक्चुअली 36,000, because if you are paying 36,000 your tax will be saved and actually your outflow will be 25,200 because tax rate is 30%। तो बेटे आपको ये नोट्स पहले प्रिपेयर करने हैं, कैप्लन ने नहीं बनाए और कोई बाकी टीचर भी नहीं कर रहे। पहले आप इसको कैलकुलेटर से करें, अभी स्प्रेडशीट से टाइम बर्बाद ना करें, ठीक है सर। तो मैंने नीचे टाइमलाइन प्रिपेयर कर दी। आपने एक्चुअली में दिया इसका लीज रेंट पहले, इसका यहां, इसका यहां, इसका यहां, बिकॉज मैं ये कहता हूं कि बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ऐसा कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर इज इक्वल टू एंड ऑफ थर्ड ईयर। ये बात मैंने ऑलरेडी टाइम वैल्यू फैक्टर्स में बताई हुई है, इसलिए मैं आगे चलूंगा। और मैं लिख रहा हूं, और टैक्स रिलीफ 1 साल बाद मिल रहा है। देखो मजे की बात क्या है, दो नुकसान है, लीज रेंट एक तो शुरू में देना पड़ रहा है और उसकी छूट आपको 1 साल बाद मिलेगी। मतलब सेकंड ईयर की अभी देख लेते हैं, वो तो देख ही रहे हैं। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, आराम से ये फॉर्मेट भी मैंने लास्ट लेक्चर में दिए थे आपको, नहीं तो अभी नोट कर लीजिए। ये बेटे खांचे फॉर्मेट हैं जो आपको आउटफ्लो कैलकुलेट करनी है। लीज की सेपरेटली निकाल लीजिए, बाइंग की सेपरेटली कर लीजिए, फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी हम एक ही फॉर्मेट में कर लेंगे। लेकिन मैं लीज वर्सेस बाय में रिकमेंड नहीं करूंगा कि एक ही फॉर्मेट में करें। कैप्लन ने भी, बीबीबी ने भी एक फॉर्मेट में नहीं फॉलो किया। तो आप ऊपर लिखें ईयर, लीज रेंट, टैक्स रिलीफ, आफ्टर टैक्स। It means lease rent you will pay 36, 36, 36, 36, but the point is you will be getting the tax benefit। जीरो पीरियड में तो ऐसे भी कुछ नहीं मिलता, और फर्स्ट ईयर का मिलेगा यहाँ, ये फर्स्ट ईयर है बेटा, ये फर्स्ट ईयर का यहाँ मिलेगा, फिर सेकंड ईयर का यहाँ पे, यहाँ पर, है ना, और जो थर्ड ईयर में पे किया वो यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि आपने पे तो उसी पर्टिकुलर, वो तो टाइम वैल्यू फैक्टर है ना, इसलिए हम 1 2 3 लिख रहे हैं। एक्चुअली में दिया आपने फोर्थ ईयर है, लेकिन बिकॉज इफ आई जस्ट राइट ऑन फोर्थ ईयर, उसका मतलब होता है एंड ऑफ फोर्थ ईयर, तो मैं फोर्थ ईयर बिगिनिंग को थर्ड ईयर एंड से रिलेट करता हूँ, ठीक है जी। आप चेक करिए, ये आपके सामने आउटफ्लो आ गई 36, 36, 25,200, 35, 25,200, एंड इन द लास्ट ईयर आई विल बी एंजॉयिंग टैक्स सेविंग्स इन द 2 years 10,800 and 10,800। आई थिंक I can, now I can calculate on the basis of 10%। मैं अब नहीं करूंगा, बाकी तो कैप्लन के आंसर से देख सकते हैं। बेटे इसको बोलते हैं, दिस विल बी नेम्ड एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इन लीज ऑप्शन। दैट ओनली दे हैव आस्क्ड। उन्होंने यही पूछा था, मैंने यही बता दिया सर। अब आप में से कुछ बच्चे टोटल भी नहीं करेंगे, मुझे पता है, वो बेवकूफ है। कुछ बच्चे कैप्लन देखेंगे फिर वहीं से कॉपी पेस्ट कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसे होनहार होंगे जो खुद कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे 10% और उसके बाद आंसर निकालने के बाद मैच करेंगे। देखते हैं दोस्तों आप में से कितने बच्चे होनहार हैं और कितने बेवकूफ हैं। बेटे बहुत सारे बेवकूफ भी होते हैं, सारे थोड़ी पास हो जाते हैं। आपको क्या लगता है जितने बच्चे इसमें देते हैं एसी से सब पास होते हैं? नहीं, क्योंकि डिपेंड है ना, अलग अलग तरह के लोग हैं ना बेटे। A firm has decided, मैं आ गया जी टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 2। ये आज लेक्चर नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लीज ऑप्शन भी है और बाइंग ऑप्शन भी है, इसमें डेप्रिसिएशन का इफेक्ट भी है, इंटरेस्ट की बातें भी हैं, प्रिंसिपल की बातें भी हैं। आप अगर इसको ध्यान से कर लेंगे तो एग्जामिनेशन किट के भी और प्रैक्टिस किट के भी और बीबीपी वर्कबुक से भी क्वेश्चंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। अब डिपेंड करता है आप कितने ध्यान से बैठते हो। आइए आपका ध्यान, your attention should be towards test yourself question number 2। A firm has decided to acquire a new machine। वो कहता है ये कंपनी है जिसके आप फाइनेंस मैनेजर हो। आप कौन? आप रामलाल।
किसके? इस फर्म के। इस फर्म ने क्या डिसाइड किया है एक मशीन को खरीदने के लिए? द मशीन कुड कॉस्ट, वो कहता है जी अगर हम मशीन को देखें बाजार में इसकी कीमत है $6.4 million एंड वुड हैव इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 5 साल, और ये 5 साल चलेगी। इकोनॉमिक लाइफ, फिजिकल लाइफ ज्यादा हो सकती है भाई, फिजिकल लाइफ लोहे का ढेर पड़ा है, यूज थोड़ी हो रहा है, वो तो कबाड़ी वालों को बेच देंगे। फिजिकल लाइफ कैन इज जनरली ऑलवेज मोर देन इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ होती है जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, हम मानते हैं जी 60 ईयर्स तक उसकी इकोनॉमिक लाइफ है, फिजिकली वो 100 साल तक भी रह सकता है, 60 साल के बाद वो यूजफुल ही नहीं रहता, इकोनॉमी के ऊपर डाउनफॉल रहता है, इकोनॉमी के ऊपर भार रहता है। इसी तरह से एक मशीनरी की जब तक उसकी प्रोडक्टिविटी है, जब तक हम उसको यूज कर सकते हैं, उसमें से कुछ प्रोडक्शन ले सकते हैं, सेल कर सकते हैं, दैट इज इकोनॉमिकल लाइफ। Tax allowable depreciation is 25% on a reducing balance. We have already seen WDV return on value method. Okay. टैक्स का रेट है जी 30%. इट इज पेएबल इन द बिगिनिंग, 1 year इन एरियर। देना बेटे 1 साल देना शुरू में, लेकिन इसकी टैक्स की छूट जो है देंगे तो तभी जब इन्फ्लोज होंगी, 1 साल बाद मिलेंगी। द फर्म इंटेंड्स टू फाइनेंस लीज बाय मींस ऑफ 5 year लीज इंटरेस्ट लोन एट अ कॉस्ट ऑफ दिस। बेटे प्री टैक्स है, विद प्रिंसिपल रीपेबल इन 5 year टाइम। मतलब वो कह रहे हैं कि हम लोन ऑप्शन भी देख रहे हैं बैंक ऑफ अमेरिका से, बैंक ऑफ लंदन से, रॉयल बैंक से, और उससे हम अगर देखें तो 11.4% की इंटरेस्ट रेट है बिफोर टैक्स। अच्छा, और 5 साल का हमें लीज इंटरेस्ट लोन मिल सकता है, और इस तरह से हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। एज एन ऑल्टरनेटिव लीजिंग कंपनी प्रपोज लीज ओवर 5 years। अगर आप लीज करते हैं, लीज में लेते हैं, तो आपको इतना किराया देना पड़ेगा, विच इज टू बी पेबल इन एडवांस। स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन विल बी 0 इन बोथ द ऑप्शंस। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इवेल्युएट द 2 ऑप्शंस एंड कैलकुलेट द एडवाइस दिस। सर मैं ये समझता हूं कि अगर आपका ये 5 मिनट तक ध्यान से समझ लेना अगर आप, तो इतना इजी है, इतना इजी है, आपको सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मैं लिख रहा हूं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 2, लीज वर्सेस बाय। अ फर्म हैज डिसाइडेड टू एक्वायर। पढ़ लीजिए बेटे, मैंने बड़ी मेहनत की है बेटे, मैंने इसको अपनी स्लाइड्स में बड़े प्यार से प्रिपेयर किया है, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा जब आप इसको देखेंगे। तो अभी पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, अगर क्वेश्चन ईमानदारी से पढ़ लिया हो तो आप सभी मेरी स्लाइड्स में आ जाइए। मैंने उसको बड़ा प्यार से एक्सप्लेन किया है कि स्लाइड में है क्या। ठीक है जी फ्रेंड्स, वी आर गिवन विद 2 ऑप्शंस। एक एक लाइन, एक एक वर्ड को लिखना है। अगर आपने इस क्वेश्चन में एक एक लाइन, एक एक वर्ड लिख लिया, तो आने वाले एग्जामिनेशन किट, प्रैक्टिस केस, वर्कबुक, बीबीबी, कैप्लन का चक्कर छुड़ा देंगे। आप ऑप्शन आपके पास। फ्रेंड्स, दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ए दोस्तों, वी आर गिवन विद 2 ऑप्शंस। दोस्तों निकाल लीजिए, दोस्तों हार्ड कॉपी रख लीजिए। 2 ऑप्शंस दी हुई हैं लीज वर्सेस बाइंग की। समय की रेखा, मैं समय हूं, मैं चलता ही रहता हूं, मैं कभी रुकता नहीं। अब तो पेपर आने वाले हैं। 6.4 मिलियन की परचेज प्राइस है, 5 साल की लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू 0 है। मैंने जो बातें दी, जो जानकारी मुझे मुहैया कराई गई, I have written that information, in the timeline, 25% is the depreciation rate, tax rate is 30%, and I will be getting the benefit of tax after 1 year. All that is given to me and I have written that. Please prepare, please कमर सीधी करके बैठेंगे, कमर सीधी टेबल चेयर में बैठ के पढ़ेंगे। आप फर्स्ट पॉइंट लिख भी चुके हैं, आप सब बातें लिख रहे हैं, आप समझदार बच्चे हैं, आप बेवकूफ तो है ही नहीं, बिकॉज आप एक अच्छे फाइनेंस मैनेजर हैं। आपका नाम है रामू। रामू कौन? रामू फाइनेंस मैनेजर। रामू किस कंपनी का? उस कंपनी का जो अभी आप क्वेश्चन कर रहे हैं। नाउ देयर आर 2 ऑप्शंस बिफोर रामू, one is lease and second is loan. And when I say lease, they have to pay $1.42 million lease in the beginning. It means first year lease जब आप यूज करेंगे, इसको आपको एडवांस में देना पड़ेगा। आप बेटा किराया भी तो एडवांस में देते हैं, आपको पता है। आप जब एक if you are not residing in a rented house, it is very good, but the point is आप जब मकान लेते हैं किराए में तो एडवांस में पैसे देते हैं, है ना, क्योंकि आप उसकी सर्विसेज ले रहे हैं तो आप पहले ही पैसे देते हैं। लीज रेंट जनरली बिगिनिंग में दिया जाता है, तो T3 का हम दे रहे हैं। लोन ऑप्शन में देखें तो 5 साल का लोन है, फिक्स इंटरेस्ट देना है। अच्छा, मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट 11.4% है। अगर ये प्री टैक्स है तो इसको हम पोस्ट टैक्स निकाल सकते हैं, और हम इसका इफेक्ट इसी में ले लेंगे रादर देन डूइंग
इन अदर थिंग्स। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बेटे। एक एक वर्ड मैंने अपनी मेहनत से बनाया, कहीं कैप्लॉन बीबीबी से कॉपी नहीं किया। आप बेवकूफ हो गए अगर नहीं लिखोगे तो। फ्रेंड्स, ऑलवेज कैलकुलेट कैश आउटफ्लो इन लीज वर्सेस बाइंग ऑप्शन सेपरेटली। मैंने कहा इन दोनों में आपको आउटफ्लो अलग अलग निकालनी चाहिए। डेप्रिसिएशन बेनिफिट विल बी अवेलेबल इन लोन ऑप्शन, will not be available in the lease option because you are not the owner. As per US tax laws, as per European tax laws, as per Indian tax laws, as per Dubai tax laws, you cannot claim depreciation if you're not the owner. So the point is, we will be only getting the tax benefit in case of depreciation, in case of buying option, in the loan option. So as a note, I have prepared firstly what are the tax savings of that. I have prepared a statement जो हमने last lecture में किए थे, last chapter में भी किया था. Statements on calculation of tax saving or depreciation. First is time, the value, tax saving, time of relief. जीरो पीरियड में आपको कुछ भी बेनिफिट, आपने अपनी जेब से पैसे खर्च किए, डेप्रिसिएशन तो फर्स्ट ईयर से मिलेगा। 25% निकाल लीजिए, 25% निकाल लीजिए, $1600 आता है, $1600 मिलियन। WDV 4800, फिर इसका 25% निकाल लीजिए तो 1200। बड़ी मेहनत की है सर, मैंने खुद किया है, आप कैलकुलेटर से करें। T2 में 1200, T3 में 900, इसका 25%। और T4 में आप कितने में बेचेंगे? T4 में 675। और T5 में आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा बिकॉज इन द ईयर ऑफ सेल वी विल नॉट क्लेम डेप्रिसिएशन, rather in the year of sale we will see how much is the balancing allowance or how much is the balancing charge. ठीक है सर। और इसका जो बेनिफिट है टैक्स का, इसको मेरे को कब मिलेगा? फर्स्ट ईयर वाला नेक्स्ट ईयर, सेकंड ईयर वाला थर्ड ईयर, थर्ड ईयर वाला फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर वाला फिफ्थ ईयर, फिफ्थ ईयर वाला सिक्स्थ ईयर। बैलेंसिंग अलाउंस का जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है क्योंकि स्क्रैप वैल्यू 0 है। सच कहता हूं, आप थोड़ी सी हिम्मत करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये बातें समझ आ जाएंगी। मुझे भी कहाँ आती थी, मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस की, हो गया। लिखे लास्ट में मैंने बस एक बात ये कहनी है, इंटरेस्ट पेमेंट इन केस ऑफ बोरोइंग ऑप्शंस आर डिडक्टेबल एक्सपेंस, सो इन केस ऑफ बाइंग ऑप्शन वी विल इग्नोर इंटरेस्ट पेमेंट्स। ये बात लिख लें बेटे, इसी पॉइंट इसी क्वेश्चन में लिख लें, जबकि ये सभी आने वाले क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगी, बट इस क्वेश्चन में लिख लें एज इंटरेस्ट पेमेंट्स इन केस ऑफ बोरोइंग or loan options are deductible expense. So, in case of buying option, we will ignore interest payments. Rather, post-tax interest payments will be considered. I think in the beginning of this lecture only मैंने आपको बताया था, वो बात अभी लिख दी। As present value factors, post-tax cost of borrowing is equal to interest payment into 1 minus tax. बेटे 10-10 बार उस चीज को अलग अलग रूप में बता रहा हूं कि आपके दिमाग के अंदर बस जाए। As interest payments in case of borrowings or loan options are deductible expense, so in case of buying option we will ignore interest payments, rather post-tax interest payments will be considered as post value factor, and this is like this। example दिया बेटे as incidence। अच्छा, एक example भी दिया, अगर इंटरेस्ट रेट 10% है और टैक्स रेट 30% है तो आप डिस्काउंटिंग रेट 7% ले लें, आप डिस्काउंटिंग रेट 7% ले लें तो इफेक्ट वही आएगा मैथमेटिकली। लिख लें एग्जांपल, post tax is 7%, will be considered as present value factor in lease and buying option। बेटे सब बच्चे लिखेंगे एक एक वर्ड, एक एक करोड़ रुपए का, बस मैं तो यही कह सकता हूं और कुछ नहीं कहूंगा। इंटरेस्ट रेट इज 10%, टैक्स रेट इज 30%, पोस्ट टैक्स रेट इज दिस, एंड इट विल बी कंसिडर्ड इन बोथ लीज वर्सेस बाइंग। बिकॉज जब आप एसेट ले रहे हैं तो लीज में लें या बाइंग करें, उसका रिस्क फैक्टर तो सेम ही है ना, कि पता नहीं सेल आगे होगी नहीं होगी, प्रोडक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, तो डिस्काउंटिंग रेट तो दोनों में सेम होना चाहिए ना। एक थोड़ी है, एक लीज को आप गधे से कर देंगे और बाइंग वाले को घोड़े से कर देंगे, फैक्टर से डिस्काउंट कर देंगे। बेटे आप कंपेयर कर रहे हैं, यू हैव टू कंपेयर लीज एंड बाइंग, और दोनों का रिस्क फैक्टर सेम है। इट मींस, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं कह रहा हूं, एज इंसिडेंस ऑफ रिस्क लेवल इज सेम, सो लीज एंड लोन ऑप्शन we will calculate present value of cash outflow with the same post tax cost of borrowings, that is after tax interest। आइए जी इन बातों के साथ बस लास्ट पॉइंट रह गया, लीज ऑप्शन पहले कर लेते हैं
हेडिंग लिखिए स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ लीज ऑप्शन। मैंने आपको फॉर्मेट बताया हुआ T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6। अच्छा T6 क्यों करेंगे? क्योंकि 1 साल के बाद आपको बेनिफिट मिल रहा है और 1.42 आप 0 पीरियड से दे रहे हैं। आप चेक करिए ना, आपको सब पता चल जाएगा। लीज रेंट मैंने 0 पीरियड में लिखा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और इसका बेनिफिट यहां मिला, इसका बेनिफिट यहां मिला, है ना। ये देखो, ये देखो, ये बेनिफिट इसका यहां मिल रहा है, इसका बेनिफिट 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 यहां मिल रहा है। टैक्स सेविंग, क्योंकि टैक्स सेविंग जो है ना वो कह रहा है कि 1 साल के बाद एरियर्स में हो रही है। तो मैंने तो यहां तक भी समझा दिया यार, इतनी मेहनत की है, नेट आउटफ्लोज निकाल ली। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 8% कैसे आया? कौन सा बच्चा बताएगा? मान जाऊंगा। आपका डिस्काउंटिंग रेट है, डिस्काउंटिंग रेट है 11.42, करके देखिए ना मेरे दोस्त। और टैक्स रेट क्या है? टैक्स रेट क्या है? टैक्स रेट क्या है? टैक्स रेट क्या है? हाँ बेटे बता रहा हूँ 30%। तो 30% ऑफ 11.42 चेक करिए, अप्रोक्सीमेट 8% ले लिया, और 8% से हमने आउटफ्लो कैलकुलेट कर ली। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। आइए आइए, मेहरबान मेहरबान कदरदान, आइए आइए, हिम्मत कीजिए, हिम्मत कीजिए। स्टेटमेंट शोइंग आउटफ्लो, एनपीवी, लीज ऑप्शन, कैलकुलेटर से ही करके दिखा दूंगा, स्प्रेडशीट से भी करूंगा, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा कि आप कैलकुलेटर से करें। आइए, मैं भूपेश आनंद आपके सामने आज के लेक्चर के आखिरी पड़ाव पे आ गया। व्हेन आई वांट टू कैलकुलेट द आउटफ्लो इन केस ऑफ बाइंग ऑप्शन। बेटे आज का लेक्चर बड़ा टेक्निकल, बड़ा अच्छा है, दोबारा सुनना। मैंने दोबारा से T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6 किया, और मैंने आपको बताया था कि लोन ऑप्शन में हम प्रिंसिपल को शुरू में ही मान लेते हैं। तो मैंने यहां पर पे कर दिया। आप चेक करिए, यहां पे कुछ नहीं, यहां 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 कुछ नहीं। और इंटरेस्ट तो वैसे भी नहीं लेते, क्योंकि इंटरेस्ट का इफेक्ट हमने पोस्ट टैक्स प्रेजेंट फैक्टर में ले लिया। तो टैक्स सेविंग और डेप्रिसिएशन होगी, बिकॉज इन केस ऑफ लोन ऑप्शन, बाइंग ऑप्शन, यू आर द ओनर and hence you can claim the depreciation and the tax benefit you will be getting in this year, this year, this year, this year, this year, which we have already calculated. एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता पता नहीं कहां से लिख दिया। बेटा कॉपी पेस्ट नहीं किया, करके दिखाया हाथों से, बुक में मार्क नहीं कर दिया। आउट बोलो, आउट बोलो। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, टर्मिनल कैश इनफ्लो कुछ है ही नहीं, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू नहीं है, वर्किंग कैपिटल रिकवर भी नहीं है। बेटे भूपेश आनंद के साथ रहोगे तो लॉजिकली बातों को समझ आएगी, सार्डिनल रहोगे तो ऐश करोगे। आउटफ्लो इज दिस मच, इन दिस केस आउटफ्लो इज दिस मच। आउटफ्लो को हम ब्रैकेट में मेंशन करते हैं। आ गले लग जा, आप बताओ जी 4.5 या 4.9? हम तो कहेंगे लीज ऑप्शन ज्यादा बेटर है। आ गले लग जा, बिकॉज as a finance manager you have a lower incidence of cash outflow in case of lease option. I think आप बात सब समझ चुके हैं। मैं आज के क्लास को यहीं पे पूर्ण विराम कर रहा हूं। मेरे हिसाब से लीज वर्सेस बाय में जो जो मैक्सिमम बताना था मैंने बता दिया। अब मैं रिप्लेसमेंट में आऊंगा लेक्चर नंबर 4 में, बड़ी सारी प्यारी प्यारी बातें डिस्कस करेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।